हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट इज़ जनरली अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो एक एग्रीमेंट ही होते हैं जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। यानी कि ऐसे एग्रीमेंट्स जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब देखते हैं कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ क्या चीज़ है। इसमें कुछ सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कि मतलब मस्ट फुलफिल होनी चाहिए किसी भी एग्रीमेंट के लिए। वो कंडीशंस उसके बाद कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज़ एग्रीमेंट। आखिर एग्रीमेंट होता क्या है। Agreement according to Section 2E of Indian Contract Act. Every promise and set of promises forming the consideration for each other is an agreement. यानी कि एग्रीमेंट कुछ प्रॉमिस या एक प्रॉमिस या कई सारी प्रोमिसेस जो एक दूसरे के लिए मतलब दोनों पार्टीज़ अगर कुछ प्रॉमिसेस करती हैं, कुछ एक प्रॉमिस करती है और दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन फॉर्म करते हैं। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि कंसिडरेशन फॉर्म करते हैं। तो ऐसी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस जो होती हैं वो एग्रीमेंट बन जाती हैं। ठीक है, तो इसके लिए किसी एग्रीमेंट के लिए दो ही एलिमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहला तो प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस, दूसरा कंसिडरेशन। यानी इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस जो फॉर्म कर रही हैं कंसिडरेशन, और फिर ऐसी ये चीज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी है तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगी। इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं। कंसिडरेशन सेक्शन 2D में दिया गया है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ प्रॉमिस। आखिर प्रॉमिस क्या है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. ठीक है, जब एक आदमी किसी प्रपोज़ल कोई बनाना चाहता है और किसी की एसेंट लेना चाहता है उसमें, और उसको अगर मिल भी गई एक्सेप्टेंस ऐसे प्रपोज़ल को, तो वो जाके एक प्रॉमिस बन जाता है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि प्रॉमिस इज इक्वल टू प्रपोज़ल प्लस एक्सेप्टेंस। इसको इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि कोई प्रपोज़ल जब बनाया दिया किसी ने, किसी एक पार्टी ने किसी को प्रपोज़ किया और दूसरी पार्टी ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया, तो ये प्रॉमिस बन गई। अब ऐसी प्रॉमिस में अगर कंसीडरेशन भी साथ में हो गया कि कुछ दोनों को फ़ायदा भी हो रहा है, तो वो एक एग्रीमेंट बन गया। और ऐसा एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इन शॉर्ट में ये कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस। प्रपोज़ल क्या है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtain the assent of the other, such act or abstinence he is said to make proposal. मीन्स वही सिंपल लैंग्वेज में कि जब एक आदमी किसी दूसरे से मतलब कोई चीज़ कराना चाहता है या वो कहता है कि ये मत कर यार, मतलब इस तरह का कुछ मतलब प्रपोज़ल लेके आता है और दूसरा भी तैयार हो जाता है, मतलब ये इसको प्रपोज़ल कहते हैं विद द व्यू ऑफ। ठीक है, कि उसकी या तो या एक्सेप्टेंस लेना या कुछ लेने के लिए कुछ ऐसा लेके आता है कि हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, अगर आप ये करोगे तो इसको प्रपोज़ल बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर देख सकते हैं हम लोग, ये एक आदमी ए कहता है कि आई प्रॉमिस टू डिलीवर माई वर्स टू यू। ठीक है, तो ये हो गया प्रपोज़ल। जब दूसरा कहता है, बी कहता है ओके आई प्रॉमिस आई विल पे सम ऑफ ₹2000 फॉर दिस, तो ये हो गया एक्सेप्टेंस। इसने एक्सेप्ट किया है, ए ने एक प्रपोज़ल बनाया और बी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर हमारा
प्रॉमिस हो गया, प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस ये दोनों मिल गए। इसने कहा कि ठीक है हम अपनी घड़ी आपको देंगे, इन्होंने कहा है कि हम 2000 रुपये देंगे उसके बदले। तो ये प्रपोज़ल, ये एक्सेप्टेंस हो गया, ये प्रॉमिस बन गई, और प्रॉमिस में कंसिडरेशन भी है, इट्स ओके। तो ये एक एग्रीमेंट बन चुका है हमारा, और एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, तो फिर ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन गया इन शॉर्ट। तो अब हम जानेंगे कि ये सब तो हमें समझ में आ गया, बट अभी हम लोगों ने ये पॉइंट डिस्कस नहीं किया है कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ क्या है, जो कि हमने अभी आपको पहले बताया था सेक्शन 10 में कुछ कंडीशंस हैं। जैसे अब हम लोग सेक्शन 10 देखेंगे क्या है। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ़ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड नॉट hereby expressly declared to be void। ठीक है, तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, ये लोग पहले कह रहे हैं कि सारे ही एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अगर वो फ्री कंसेंट से बने हैं। तो देखिए ये फ्री कंसेंट बहुत ज़रूरी है, यानी कि एक ऐसी कंसेंट जिसमें फ्रॉड नहीं है, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, या कि ये कोई एंड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। ये अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, अभी हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं। तो ये इसको फ्री कंसेंट कहते हैं। तो फ्री कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। पार्टीज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट हैं, या कि जैसे वो लोग 18 की एज पूरी हो गई है, जिनकी एज माइनॉरिटी नहीं है, या कोई पागल नहीं है, या कुछ इस तरह से कुछ कंडीशंस हैं जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कॉम्पिटेंट होने चाहिए इस तरह से। अच्छा, कंसीडरेशन फॉर ए लॉफुल कंसीडरेशन, यानी कि कंसीडरेशन लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल नहीं होना चाहिए। जैसे चरस, गांजा, ये जो चीज़ें इस तरह की ड्रग्स या इस तरह का कुछ नहीं होना चाहिए जो हमारे लॉ में मतलब अनलॉफुल हैं, कई चीज़ें दी गई हैं। एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, ओबियसली ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए, अगर लॉफुल नहीं हुआ तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। तो लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, और जो कंसेंट दी गई है वो भी फ्री कंसेंट होनी चाहिए, किसी दबाव की वजह से या किसी इस तरह से नहीं होनी चाहिए। एंड हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, मतलब एंड नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, यानी कि और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कहीं किसी तरह कहीं पे वॉइड नहीं डिक्लेयर किया गया है किसी लॉ में या किसी कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, इस तरह से होना चाहिए। होप आपको कुछ समझ में आया होगा, या शायद मैंने कोशिश की कि आपको समझ में आ गया। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आपको पसंद आई तो मैं ऐसी वीडियोस आगे भी बनाती रहूँगी। थैंक यू।